नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के क्लास में हम राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम पर थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम जीडीपी, जिसको हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये सब कुछ क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। ये सब कुछ क्या होता है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इनके अंतर्गत एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं और क्या पूछा जा सकता है, ये सब कुछ आपको आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय आय मतलब किसी देश का इनकम है ना। तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक साल के लिए लिया जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, है ना। तो एक साल का हम लेते हैं मोटा माटी, ये मानकर चलिए। राष्ट्रीय आय किसी देश का आमतौर पर जो है 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष, 1 ईयर में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। अब इसको समझिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का क्या मतलब है। जैसा मान के चलिए, मेरा जो बिजनेस है, आम के अचार का बिजनेस है, ठीक है। आम के अचार को मैं बेचता हूँ मार्केट में। तो मेरा जो अंतिम वस्तु जो होगा, वो जब तक आम से मैं अचार नहीं बना लेता, वो अंतिम वस्तु नहीं होगा। मतलब कच्चा आम जो है वो अंतिम वस्तु नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि उसको मैं बेच नहीं रहा हूँ। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अचार बनाकर बेच रहा हूँ, तो अचार अंतिम वस्तु हो गया। उसी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का आप बिजनेस करते हैं, है ना, उससे संबंधित कुछ कार्य करते हैं, तो अंतिम वस्तु वही होता है जो फाइनल प्रोडक्ट आप मार्केट में क्या करते हैं, बेचने के लिए बनाकर तैयार कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो वो अंतिम वस्तु हो गया। तो किसी भी देश का 1 वर्ष की अवधि के तौर पे अगर हम सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, है ना, कुल मूल्य आंके, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। या किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास, उत्पादन इत्यादि को मापने का एक महत्वपूर्ण क्या है, एक साधन है। तो राष्ट्रीय आय वह कुल मूल्य है जो देश के नागरिकों के द्वारा, राष्ट्रीय आय में देश के नागरिक ही होंगे, ठीक है, देश के नागरिक ही राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो देश के नागरिक आपको ध्यान में रखना, जैसे विदेशी लोग को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। तो देश के नागरिक द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, चाहे वो देश के भीतर रहे या विदेश में रहकर काम करे। तो देश के नागरिकों के द्वारा जो भी आपका अंतिम वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय के तौर पर गिनते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना करने की भी अलग अलग विधियां हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और व्यय पद्धति। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो उत्पादन पद्धति क्या है, उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। जो भी एक साल में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वस्तु का हो चाहे सेवा का है ना, उनका जो है टोटल मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाल दिया जाता है। आय पद्धति में क्या किया जाता है, इसमें देश की कमाई की गई कुल आय जोड़ी जाती है, चाहे वो मजदूरी हो, किराया से हो, ब्याज से हो, कोई अन्य तरीके से प्रॉफिट हो, या फिर कोई भी मिश्रित आय हो, इन सबको जोड़कर आय निकाला जाता है। तो ये इनकम पद्धति हो गया, ठीक है। एक है व्यय पद्धति, देश में की गई कुल खर्च जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। जैसे कि उपभोग खर्च हो गया, निवेश खर्च हो गया, सरकारी खर्च हो गया, ठीक है। टोटल जो आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, इस हिसाब से जो शुद्ध निर्यात होता है, निर्यात में अगर हम आयात घटा दें, तो इस तरीके से जो है एक व्यय पद्धति हो गई। तो ये पद्धतियां हैं राष्ट्रीय आय को निकालने की, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, राष्ट्रीय आय को मापने के जो मुख्य मापक है, जैसे आपने सुना होगा जीडीपी, है ना, शॉर्ट में हम जीडीपी कह देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। हिंदी में हम इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है राष्ट्रीय आय को शो करने के लिए, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली क्या पूछ दिया जाता है कि हाल ही में अनुमानित जीडीपी क्या है भारत का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, या फिर जीडीपी क्या है, किसको जीडीपी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद हो गया इसके मापक, उसके अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कहने को तो दो ही चीज़ें आपको दिख रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें जो ग्रॉस लिखा है यहाँ पर लिख दिया गया नेट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध मतलब जो हानि होता है मूल्य ह्रास, उसको हम घटा देते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिखने को तो यहाँ पे 4 टूल है, लेकिन 2 टूल से ही हम क्या कर सकते हैं,
सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं और वही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी देश में देखिए घरेलू का क्या मतलब होता है, घर के अंदर, है ना। तो अब हम किसी भी देश के तौर पर पढ़ें, जैसे हम भारत के तौर पर पढ़ेंगे भारत का जीडीपी, तो भारत की सीमा के अंतर्गत, है ना, ये इंडिया का मैप हो गया, तो इंडिया के सीमा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे कोई विदेश का नागरिक हो, भारत में अगर वो काम कर रहा है, भारत के भूभाग में है, तब हम उसको जीडीपी के अंतर्गत काउंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी देश घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि जो आप मान सकते हैं 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष ही मानते हैं इसको, तो 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। 1 साल के अंतर्गत किसी भी देश के भूभाग में अंतिम वस्तु और सेवाओं से जो कुल मूल्य प्राप्त होता है उन सबको जोड़ते हैं, जो टोटल निकलता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। समझ में आई बात। जीडीपी की विशेषताएं आप देख सकते हैं, यह देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, ये हम भारत का जो जीडीपी काउंट करेंगे, तो भारतीयों की भारत भूमि में कमाई, जितने भी इंडियंस होंगे जो भारत भूमि के अंतर्गत चाहे वो कोई भी राज्य में हो कमाई कर रहे हैं, तो उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। विदेशियों की भारत भूमि पर कमाई, अगर कोई विदेशी नागरिक है ना, बाहर से कोई कंपनी आकर यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कारखाना खोला है, तो भारत की भूमि तो है ना, चाहे वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो, भारत की भूमि पर कमाई हो रहा है, तो विदेशियों की भारत भूमि पर कमाई को भी हम जीडीपी में नापते हैं। और अगर कोई भारतीय विदेश में कमाई कर रहा है कहीं भी, है ना, इंडिया के बाहर कहीं भी कमाई कर रहा है, तो उसको हम जीडीपी में नहीं मापते। जीडीपी का एक सिंपल सा फंडा है, अपनी सीमा के भीतर होना चाहिए। घरेलू का मतलब क्या है, घर के अंदर कमाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु मैंने आपको बता दिया था आम के अचार के एग्जाम्पल से कि अंतिम वस्तु का मूल्य को हम मापते हैं इसके अंतर्गत। उत्पादन बाजार मूल्य पर मापा जाता है, ठीक है, जो बाजार में मूल्य रहता है उस हिसाब से हम मापते हैं। यह देश की आर्थिक प्रगति उत्पादन क्षमता का मुख्य सूचक है, इसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ये सब उतना फॉर्मूला वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता, ये समझाने की चीज़ हो गया। जीडीपी का जो बेसिक यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि जीडीपी क्या है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब जीडीपी का फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसमें समझिए कि सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है, एम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सी है कंजप्शन, उपभोग व्यय, घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च। निवेश व्यय, आई से इन्वेस्टमेंट हो गया निवेश, ठीक है। सी से हो गया कंजप्शन और आई से हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो निवेश में जैसे हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो कहाँ कहाँ निवेश करेंगे, मशीन में करेंगे, इमारत में, कारखाने में, स्टॉक में, तो इत्यादि पर किया गया खर्च को हम क्या कर सकते हैं, निवेश के अंतर्गत रखते हैं और इसमें जीडीपी में ये जो है काम आता है कैलकुलेशन करने में। सरकारी व्यय, जी से क्या हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा शिक्षा, रक्षा, सड़क, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए भी तो सरकार क्या करता है, व्यय करता है ना, तो इसको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया, एम का मतलब हो गया इंपोर्ट, जो हम निर्यात करते हैं, ठीक है। और जो हम आयात, निर्यात का मतलब भारत से बनी हुई चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं, आयात मतलब बाहर की बनी हुई चीज़ों को हम भारत लाते हैं, ठीक है। तो शुद्ध निर्यात का क्या मतलब होता है, हम निर्यात में आयात को घटा देते हैं, अर्थात यहाँ पर जितना निर्यात बढ़ता है जीडीपी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि हम भारत में बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो पैसा भारत में आ रहा है, तो जितना निर्यात आप करोगे, भारत की बनी हुई चीज़ों को बाहर भेजोगे, उतना जीडीपी बढ़ेगा। और आयात जब आप करते हो तो जीडीपी घटता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो ये जीडीपी का सूत्र हो गया, ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जीडीपी के प्रकार, जैसे आप जीडीपी का डेटा भी देखोगे और खासकर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, नेट में सर्च कर लो, कोई भी लास्ट में कि मैगजीन पढ़ लो कि हालाना जीडीपी का जो है क्या चल रहा है, ठीक है। तो जीडीपी में हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि 7% इंडिया का जीडीपी अभी ग्रोथ रेट देखा गया, 8% देखा गया, अभी हाल में लगभग 7.8% है। और ये जो चीज़ है ना, कभी भी आप एग्ज़ाम दोगे तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा, बस आपको ये रहता है कि वर्तमान में जीडीपी कितना है भारत का, वो नेट में सर्च करके, मैगजीन में सर्च करके देख के ही जाना है आपको। क्योंकि होता है क्या है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ,
हो सकता है महीने भर चेंज हो गया हो, है ना, या फिर हो सकता है कि आप आज एग्ज़ाम देने वाले हैं, हफ्ते भर पहले कोई नया डेटा आया हुआ है, तो आपको क्या है सीरियसली ये देखकर कि जीडीपी अभी हाल में क्या है देखकर ही जाना है। होता है क्या कि देखिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हो सकता है एक साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या होता है चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको खुद से ही, चाहे हम किसी का भी क्लास कहीं से भी कोचिंग कर कुछ भी करें, कुछ जो डेटा होता है उसको हम अपने सीरियसनेस के तौर पे एक बार क्रॉस चेक करके ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीडीपी के प्रकार आप देखोगे तो एक होता है नॉमिनल जीडीपी, इसको हम कहते हैं नाम मात्र जीडीपी। इसमें मौजूदा बाजार मूल्यों पर मापा गया जीडीपी को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में मान के चलेंगे कि अनुमानित जो जीडीपी है 2025-26 के हिसाब से, तो नाम मात्र जीडीपी जो है वो 77.31 लाख करोड़ आंका गया है। उसके बाद होता है एक रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। इसमें जो महंगाई मुद्रास्फीति रहता है इसको घटा दिया जाता है और यह वास्तविक जीडीपी कहलाता है। अभी वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो चल रहा है 7.8%। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये जब भी आप क्रॉस चेक करोगे, जब भी आप एग्ज़ाम देने से पहले जाओगे, है ना। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, टैक्स और सब्सिडी शामिल होते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, टैक्स और सब्सिडी को निकालकर फैक्टर कॉस्ट मापा जाता है। तो जब जहाँ भी एफसी लिखा रहता है ना, उसमें ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि टैक्स और सब्सिडी को निकालकर, जो भी टैक्सेस है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उनको निकाल कर मापा जाता है, उसको कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर हमको नागरिकता से मतलब है। इससे पहले जीडीपी में हम भारत की भूमि देख रहे थे, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत की नागरिकता, देश के नागरिक के द्वारा कुल कमाई, चाहे वो भारत की भूमि में कमा रहा हो या भारत के बाहर कमा रहा हो, ये चीज़ आपको थोड़ा सा जीडीपी और जीएनपी में ध्यान में रखना है। किसी देश के नागरिकों के द्वारा, चाहे वो देश में कमाए विदेश में कमाए, चाहे वो भारत में कमा रहा हो, चाहे कोई भारत का नागरिक जो है लेकिन अमेरिका में कमा रहा है, तो भारत का कोई नागरिक अमेरिका में कमा रहा है, उसको हम जीएनपी में काउंट करेंगे। जीडीपी में उसको उसमें काउंट नहीं किया जाता, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो भारत के नागरिक के द्वारा, चाहे वो भारत में कमाए चाहे भारत के बाहर कमाए, भारत की नागरिकता जरूरी है। भारत के नागरिक के द्वारा एक वर्ष में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर या विदेश में किया गया कुल उत्पाद, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीएनपी कहलाता है। सरल शब्दों में एक बार और लिख दिया मैंने। अब हम देखते हैं यहाँ पर विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनियां भारत में जो उत्पादन करती हैं वह जीएनपी में शामिल नहीं होता है। जीएनपी का आधार राष्ट्रीयता है, ना कि भूसीमा। ये मैंने आपको जीडीपी में बताया था। जीडीपी में हम बस ये देखते हैं कि भारत भूमि के अंतर्गत, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो। और जीएनपी में हम क्या देखते हैं, भारतीय व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। बस ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। भारत में मौजूद जापानी कंपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो भारत में मौजूद अगर कोई जापानी कंपनी है तो इसका उत्पादन जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि वो भारत में मौजूद है, भारत की भूमि पर काम कर रहा है। तो भारत की भूमि पर पैसा का जो है उत्पादन हो रहा है, कह लीजिए वस्तु सेवा का उत्पादन होगा तो पैसा ही आएगा। तो अगर भारत की भूमि पर पैसा बन रहा है तो उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं, जीएनपी में नहीं करते। और विदेश में काम करने वाला व्यक्ति, अगर भारतीय इंजीनियर की हम आय को शामिल करें तो यह जीएनपी में शामिल होगा, जीडीपी में नहीं होगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जीएनपी निकालने का सूत्र है जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी में हम MFIA। ये क्या चीज़ होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम विदेशों से जो प्राप्त आय है भारत के नागरिकों के द्वारा उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जीएनपी हम निकालते कैसे हैं। अब जीएनपी का महत्व क्या है, जीएनपी के द्वारा हमको क्या फ़ायदा होता है, नागरिकों की वास्तविक आर्थिक आय, जो भारत के नागरिक हैं उनकी जो है कमाई को हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं। विदेश में होने वाले आय की स्थिति बताता है, आर्थिक नीतियाँ बनाने में उपयोगी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जीएनपी और जीडीपी में अंतर भी देख लेते हैं। जीडीपी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हम देश की सीमा के अंतर्गत ही उत्पादन को देखते हैं। जीएनपी में हम नागरिक को देखते हैं, देश के नागरिक, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। देश के भीतर
चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो जीडीपी में, केवल देश का नागरिक, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, ठीक है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है और विदेशी कमाई से जीएनपी बढ़ता है, ये इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया जीएनपी और जीडीपी में अंतर। अब सब कुछ क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ। अब अगला जो है हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी आपने पढ़ा है ना, कुछ नहीं, जीडीपी में हम क्या करते हैं, जो भी मूल्य ह्रास जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, तो जो भी डेप्रिसिएशन है उसको जीडीपी में घटा देते हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास वास्तव में क्या है। तो मूल्य ह्रास क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, मशीनों, उपकरणों और पूंजीगत साधनों का प्रयोग करते करते क्या होता है, मशीन का भी वैल्यू कम हो जाता है। मशीन घिस जाती है, मशीन खराब हो जाती है, तो एक टाइम में क्या है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके वैल्यू को जो भी कम होता है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे पुरानी मशीन का मूल्य हर साल कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन आप घटा देते हो तो शुद्ध, किसी भी जगह शुद्ध का क्या मतलब होता है, आप क्या करते हो, जो हानिकारक चीज़ें उसको घटा देते हो, जो काम की चीज़ नहीं घटा देते हो, हटा देते हो। कोई भी चीज़ को आप शुद्ध करोगे तो घटिया चीज़ को हटा दोगे ना, वही है, कुछ और चीज़ है नहीं। तो जहाँ पे आप शुद्ध देखोगे ना तो डेप्रिसिएशन को घटा देना, और कुछ है नहीं। और शुद्ध के बाद घरेलू उत्पाद लिखा हुआ है, तो घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन घटाओगे। उसी तरीके से यहाँ अगर हम देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो हम जीएनपी में, राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या हो गया, जीएनपी हो गया। तो जीएनपी शुद्ध लिखा है तो जीएनपी में हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, ठीक है, बस, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। अब जीडीपी और एनडीपी में अंतर क्या है, मतलब सकल घरेलू और शुद्ध घरेलू में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें अंतर क्या है देखेंगे। उत्पादन का कुल मूल्य, हम सब कुछ इसमें शामिल कर देते हैं जीडीपी में, लेकिन एनडीपी में मूल्य ह्रास को हम घटा देते हैं, ठीक है। कुल घरेलू उत्पादन है और वास्तविक घरेलू, वास्तविक का मतलब क्या है, जो भी डेप्रिसिएशन को आप जब घटाओगे तो वास्तविक निकलता है। तो बस ये एक छोटा सा अंतर है और कुछ है नहीं। अब हम देखते हैं चौथा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो कुछ है नहीं, इसमें भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तब निकलता है आपका एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या होता है, जब हम जीएनपी में डेप्रिसिएशन को घटा दें। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में यहाँ पर देखेंगे, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को हम देखते हैं, मूल्य ह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यहाँ पर देखते हैं, ठीक। ये क्या दर्शाता है, नागरिकों का कुल उत्पादन दर्शाता है, और ये वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित जो है, ज़्यादातर करेंट से रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, या छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, चाहे आप जीडीपी पढ़ो, प्रति व्यक्ति आय पढ़ो, आप मैगजीन नेट से एक बार सर्च करके जाएंगे कि वर्तमान में इन सारी चीज़ों का चल क्या रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो वह औसत आय है। प्रति व्यक्ति का आय का क्या मतलब, जैसे हमारे भारत देश में 150 करोड़ की जनसंख्या है लगभग, तो 150 करोड़ में हर एक व्यक्ति का आय हम निकालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, एवरेज के तौर पे निकालेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हर एक व्यक्ति का आय आप याद कर पाओ इंडिविजुअली, तो औसत निकाला जाता है। औसत कैसे निकाला जाता है, देश का जो कुल आय होता है उसमें कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दिया जाता है, वो होता है प्रति व्यक्ति आय, कि कुल देश कितना कमाता है और कुल जो जनसंख्या है वो सब मिलकर कितना कमाते हैं, उसको आप भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। यही है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक रूप से, थियोरिटिकली हम निकालते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके, कुल राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में हम एनएनपी लेते हैं ना, नेट शुद्ध वाला, ठीक है। तो एनएनपी यहाँ पर देखेंगे क्या है ये चीज़, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। हिंदी में कुल राष्ट्रीय आय को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे दें तब प्रति व्यक्ति आय निकलता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश का आय 10 लाख करोड़ है, कुल आय पूरे देश का, और पूरे देश की जनसंख्या 100 करोड़, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालोगे, जो राष्ट्रीय आय है और आपका जो जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दोगे, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 10,000 आ रहा है, तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की क्लास में और हम जो है
अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में ही इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।